आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है और उसको में इससे क्या कहा जाता है? तनासब कहते हैं। क्या कहते हैं? तनासब। इंग्लिश में इसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, उर्दू में इसे क्या कहते हैं? तनासब कहते हैं। अब इसके लिए जो है अलामत इस्तेमाल होती है, इसके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? 1 2 3 4 4 डॉट इस्तेमाल होते हैं। आप कहते हैं कि दो मिकदार में दो, जब आपकी दो निस्बतें जो होती हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है दो निस्बतों के दरमियान, पहले तो आपने निस्बत की डेफिनेशन पढ़ी थी और जब वहां पे था कि दो मिकदारों के दरमियान, अब यहाँ पे होगा कि दो निस्बतों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको कहा जाता है तनासब, प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब इसको जब आप हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आप किसकी अलामत इस्तेमाल करते हैं? इक्वल के निशान। या जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ जैसे आप इसको हल करने के लिए दो डालों को हल करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते थे? लाइन इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इसको हल करने के लिए आप इन दो का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ये तनासब होता है, तनासब के दो तीन अक़साम हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपने क्लास 1 में भी पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उर्दू में इसे कहते हैं तनासबे रास कहते हैं। क्या कहते हैं? तनासबे रास। अब तनासब रास किसका माना क्या होता है? डायरेक्ट का माना होता है बराए रास्त, सीधा, जिसको आप कहते हैं सिरात मुस्तकीम। अब इसमें क्या होता है? इधर सुन लें, इसमें क्या होता है कि तनासब रास में अगर एक चीज में इजाफा होता है तो दूसरी में भी क्या होता है? इजाफा होता है। और अगर एक में कमी हो तो दूसरी में भी क्या होती है? कमी होती है। मैंने एक पहले भी शायद आपको एक मिसाल बताई कि आपके बाद ये देखें, ये दो निस्बतें हैं, एक निस्बत ये है और एक निस्बत ये है। एक दो निस्बतों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है, उसको क्या कहते हैं? तनासब कहते हैं। अब इसमें तनासब की कोई आपने डेफिनेशन पढ़ ली, अभी कौन सा तनासब है? अभी तक तनासब की पहली डेफिनेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है तो आपने कहा ये तनासब रास होता है। अब तनासब रास में क्या होता है? अगर एक में इजाफा हो दूसरी में भी इजाफा होता है, एक में कमी हो दूसरी में भी कमी होती है। अब इससे क्या मुराद है? इंग्लिश में इसे कहते हैं अगर एक क्या हो डिक्रीज हो, दूसरा में क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। और अगर एक जो है इंक्रीज हो और दूसरा में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब इससे क्या माना है? मुराद है कि डिक्रीज किसे कहते हैं या इंक्रीज किसे कहते हैं, इससे क्या मुराद लिया जाता है? देखें, मैंने एक दिन आपको पहले मिसाल दी थी, जैसे आपके पास ये कलम है, एक कलम है, एक कलम की कीमत कितने है? 50 रुपए। कितनी है? 50। अब देखिए, जब मैं दो कलम कहूं तो क्या हो गई? कीमत बढ़ गई ना। इधर कलम की तादाद बढ़ा रहा हूं, इधर कीमत भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए, दो कलम 100, तीन कलम 150, चार कलम 200, फिर 5 कलम 250, 6 कलम 300। देखिए, अब आप कलम की तादाद में बढ़ा रहा हो तो यहाँ पर क्या कीमत भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आपने यही पढ़ा, अगर एक में इजाफा हो दूसरे में भी क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? तनासब रास। अब कमी क्या है? देखिए, मेरे पास 6 कलम थे, उनकी कीमत थी 300। मेरे पास 5 हुए, कीमत होगी 250। अब मेरे पास कलम 4 हुए, कीमत होगी 200। अब कीमत लगाओ, मेरे पास कलम थे 3, कीमत क्या हो गई? 150। अब कीमत अगर मेरे पास 2 रहे 100, फिर मेरे पास एक कलम 400। अब यहाँ पे देखिए, जब कलम की तादाद में कम करता गया कीमत में भी क्या आ गई? कमी आती गई। और ये इस अमल को क्या बताया? एक में कमी की जाए तो दूसरी में भी क्या हो? कमी हो। इस अमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तनासब रास। जैसे इसकी एक मिसाल और समझ लें, आपके पास एक बुक है, इस बुक की कीमत है 390 रुपए। ये बुक है। अगर अब मेरे 2 बुकें लेने की कीमत बढ़ती जा रही है, 2 किताबें लेंगे उसकी कीमत उसी तरह बढ़ जाएगी, 3 किताबें लेंगे तो इससे गिरावट बढ़ जाएगी, 4 किताबें लेंगे तो इससे बढ़ जाएगी। अब अगर मैं जब किताबें कम करता जाऊंगा तो तादाद भी क्या हो जाएगी? कीमत भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इस अमल को क्या कहते हैं? तनासब रास कहते हैं। इसी तरह जब आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा मुझे 1 किलो आलू चाहिए, क्या चाहिए? 1 किलो आलू। 1 किलो आलू की कीमत 200 रुपए। आपने कहा 2 किलो आलू चाहिए, कितने हो गए? 4। 3 किलो आलू 600, 4 किलो आलू 800, 5 किलो आलू। अब आपके वालिद ने आपको पैसे दिए कि बेटा आपके 500 रुपया लेना है, आप 10 किलो आलू ले रहे हैं, तो क्या 10 किलो आलू आएंगे? नहीं आएंगे ना। आपकी जेब में जितने पैसे तो आप उतने करेंगे। अब आपने क्या किया? देखिए आलू कम करेंगे तो इधर से कीमत भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब आपकी जेब में जितने पैसे होंगे आप उतने उसी हिसाब से अपने आप खरीद के लेके आए। हालांकि आपके वालिद ने आपको कहा था कि आप 10 किलो आलू लें, लेकिन आपके पास उतनी कीमत नहीं। आपने क्या किया? आपने इधर से आलू कम किए, कीमत भी क्या हो गई? कम हो गई। इस समझ को क्या करते हैं? तनासब रास। समझ आ गई? रोजमर्रा जिंदगी में आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फिर इसकी एक मिसाल और समझ। अगर आप अंडे लेते हैं, अंडे खाते हैं, सारे खाते हैं कि देखते हैं? कुछ लोग खाते हैं लेकिन कुछ लोग खाते नहीं है, देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि बाद वो लोग नहीं खाते, वो देखने के लिए रखते हैं, क्योंकि उन्हें मुर्गियों के नीचे रखने होते हैं। इसी तरह अगर जो है वो अगर आपके पास जो है तो देखें अंडे, आपने एक अंडा लिया, एक अंडे की कीमत पूछी तो कहा 30 रुपए एक अंडे की कीमत है। 2 लिए तो कितने हो गए? 60। 3 लिए तो 90। अब आपके पास जेब में कितने पैसे हैं? 30 रुपए। पहले तो आपने 3 अंडे कह दिए कि 3 अंडे दे, दुकानदार ने कहा 90 रुपए दे, तो आपने कहा एक पहले जेब देखी, रजा फिर दूसरी जेब देख रहा है, फिर तीसरी जेब देख रहा है, पैसे हैं वो मुझे तो देगा। तो भी उसने क्या कहा कि अब मेरे पास 3 पैसे अंदर रह गए, तो आप ये कह रहे कि मुझे एक ही अंडा दे दे। एक अंडा फिर एक अंडा, लेकिन अंडे की कीमत कम थी, अंडे कम किए तो कीमत भी क्या हो गई? कम हो गई। इसको क्या कहते हैं? समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, तो इसी तरह के सवाल होंगे आपने जो आपको देखना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है। मैं डायरेक्ट के बारे में देखिए, जब डायरेक्ट होगा तो हल कैसे करेंगे? देखिए उसमें दोनों तरफ कीमत आपकी एक ही तरफ होगी। अगर आपके पास ये दिया जाता है ए बी, ये है सी और डी। देखिए आपने कहा एक यहां पे लिखना है ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी। समझ आ गई? सीधा आपने लिख दिया। और अगर हम ये बात करते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ लिखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर, अगर आपने डायरेक्शन ऐसे कर ली तो आपने क्या करना है? अब उलट लिख देना क्या? BA और DC। यहां से देखिए, यहां से तीर का निशान आपको बता रहा है कि आपने इस तरफ जाना है। डायरेक्ट में क्या होता है? दोनों गाड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं। देखिए मैं जा रहा हूं तो एक ही समुद्र में जाऊंगा, इसको डायरेक्ट कहेंगे, दोनों एक ही समुद्र में जाएंगे। और इनडायरेक्ट में अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, इनवर्स। दूसरा हिस्सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बाद इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? तनासब माकूस। तनासब माकूस इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं तनासब माकूस को। अब तनासब माकूस क्या होता है? इसी का उलट। वहां पे क्या था? दोनों एक में इजाफा होता, दूसरे में भी इजाफा होता, एक में कमी होती, दूसरे में भी कमी हो जाती। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक में इजाफा होगा, दूसरे में कमी, दूसरी में क्या होगी? कमी। और एक में कमी होगी, दूसरी में क्या होगा? इजाफा होगा। इसको क्या कहा जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका माने होता है उलट करना। अगर एक इधर सीधा जा रहा है तो दूसरा उलट जाएगा, एक रहमान के रास्ते में जाएगा तो दूसरा शैतान के रास्ते में जाएगा। यानी सीधा रास्ता, यानी इनवर्स का वादा होता उलट करना। इंग्लिश में आपने पढ़ा था ऑपोजिट वर्ड्स कि मुखालिफ सीमत में चलने वाला, जो आपके क्या मुखालिफ सीमत में चलेगा। माशरे में कुछ लोग होते हैं ना जो एक दूसरे के मुखालिफ सीमत में चलते हैं, तो आप मुखालिफ सीमत में चलना, यानी एक में इजाफा दूसरे में कमी, एक में कमी दूसरे में इजाफा। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी,
शायद आप भूल गए हो। याद है मैंने घास की मिसाल दी कि आपके पास ये जमीन है, ये जमीन आप रखते हैं और आपने क्या किया कि ये जमीन जो है वो 16 मजदूर आपने लगा दिए। 16 मजदूर ने एक दिन के अंदर जो है वो सारा आपका घास खत्म कर दिया। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार आपने कहा कि मैं मजदूर कम कर देता हूँ, और जब मजदूर आपने 8 करेंगे, मजदूर कम किए तो दिन क्या हो गए? दिन बढ़ गए। देखिए यहाँ पर आदमी ज्यादा थे, कम हो गए, और यहाँ पर आदमी कम किए तो दिन क्या हो गए? बढ़ गए, अपोजिट चला गया। तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि जब एक में इजाफा दूसरे में कमी और एक में कमी दूसरे में इजाफा, ये ज्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर गैर खास की वजह से मैंने मिसाल दी है। ये इसी तरह जहाँ पे आप फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टूडेंट की मिसाल है कि एक तो किसी जगह पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाना है, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाना है 20 दिन के लिए, वो मजे के साथ खा रहे हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के, एक कुर्सी के ऊपर बैठ के, समझ आ गई? लेकिन जो है वो क्या किया, स्टूडेंट की तादाद मैंने बढ़ा दी, मैंने कहा 120 स्टूडेंट हो गए। अब खाना खाने की तादाद वही है, अब खाना क्या हो जाएगा? जब वही खाना 20 दिनों के लिए काफी होगा, कम हो जाएगा। हमारे खाने के अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वही खाना आप इस समय में फर्क करते हो 18 दिन। अब देखिए इधर से स्टूडेंट की तादाद बढ़ी, इधर से खाने की तादाद क्या होगी? कम। इस नंबर को क्या कहा जाता है? इस नंबर को क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ आ गई आपको? इनवर्स प्रोपोर्शन कि एक में इजाफा दूसरे में कमी, एक में कमी दूसरे में इजाफे से बड़ा क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन, तनासब माकूस कहते हैं। अब इसमें सम क्या हो गया? इसमें सम देखें, इसमें मुखालिफ सम चलती है। कैसे? और ऐसे उलट देखिए, इसमें आपने किया जाता है a और b, c और d मिसाल के तौर पर ऐसे है, तो आप कैसे हल करेंगे? आप लिखेंगे a और b इक्वल बराबर है, कहां से आएंगे? यहां से d और c, और हल होने का वही प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लाई a c d, आसान है। अब आपकी सवालों की तरफ जाएंगे हम। तीसरा पोर्शन है इसी का, जो है वो जिसमें दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। कंपाउंड का मान होता है मरकब। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय पीते हुए आप क्या करते हैं? आपके लिए मरकब होता है, उसमें पानी अलग से होते बनाते हैं, आप चीनी भी डालते हैं और दूसरी चीजें भी डालते हैं। और कभी रजा को अगर कहा जाए कि आप बनाएं चाय, तो कहीं जाओ चाय के अंदर चावल डाल दें, तो क्या ये क्या बनेगा? ये क्या पानी के अंदर जब चावल डाले तो वो खिचड़ी बनेगी। अगर पानी के अंदर से पत्ती डालेंगे तो क्या बन जाएगी? चाय बनेगी। तो अब जो चीज अगर आपने देखे यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्शन तीसरा यही है जिसको कहा जाता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसे क्या कहते हैं? मुरक्कब। इसमें क्या होता है? इसमें इजाफा भी होता है, अगर दो में कम से इजाफा भी होता है, अगर इधर इजाफा हो रहा है, इजाफा और कमी दोनों तरफ होता है। इसमें कंपाउंड से ज्यादा दोनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? ये डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से, इनवर्स प्रोपोर्शन और ये इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये दोनों मिलकर ये बना देती है। इसमें दोनों में याद हो कंपाउंड में क्या होता है कि ये दोनों मिलकर भी आ सकते हैं। सिर्फ तनासब रास भी हो सकता है, सिर्फ तनासब माकूस भी हो सकता है, और सिर्फ क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। ये दोनों मिलकर के आ सकते हैं, ये तीनों चीजें आ सकती है, कोई भी आ सकता है। तो समझाने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा तनासब रास क्या होता है, तनासब माकूस होता है, मिसाल उसकी यही है। उसमें सिर्फ क्या होता है? कंपाउंड में जैसे 5 आदमी है, 6 घंटे उन्होंने काम किया, 5 आदमी ने 6 घंटे काम किया और उन्हें पैसे मिले 400 रुपए। 5 आदमी ने 6 घंटे काम किया, 5 में आदमी ने 6 घंटे काम किया
और उनको आमदन मिली, उनके लिए जो आमदन थी, उनकी आमदनी कम जो मिली वो 54। अगर आप कहा जाए अपने आदमी की तादाद में क्या कर रहा हूं, देखें मैंने कहा 3 आदमी हैं और वो 6 घंटे काम करते हैं। अब उनकी आमदन क्या है, अब इनकी आमदन क्या है, ये कंपाउंड है। देखिए कंपाउंड में क्या हुआ, देखें 5 आदमी थे तो आमदन ये, अब 3 आदमी हो तो गोया की आमदन कम हो जाएगी। तो गोया के घंटे तो वही है, उतने घंटे सारे काम कर रहे हैं। तो इसका माना है कि दोनों इतना से रास होगी। लेकिन आदमी ज्यादा थे तो कीमत ज्यादा थी, आदमी कम होगा तो कीमत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब इसमें घंटे एक ही है। अगर घंटे यहाँ पर कम हो जाते हैं, अब इसमें हम चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं और इसको भी देखते हैं, फिर हमें पता चलता है। तो इस समझ को इस सारे चीज को क्या कहा जाता है, तनासुब रखा जाता है। अब आपकी किताब के अंदर लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ये सवाल दिए जाते हैं तो इसके अंदर इसको आप हल कैसे करते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया तनासुब रास क्या होता है, तनासुब माकूस क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है, हाउ वी सॉल्व, हम कैसे इस चीज को हल करेंगे, ये कैसे हल होगा। अल्टीमेटली आपको कहा जाता है A रेशियो B C रेशियो D, कहता है आप क्या हल करें इसको। तो आपने देखें पहले आपने निस्बत को हल किया, किसको हल करेंगे, निस्बत को हल करने से पहले आप दो चीजें पढ़ लें। देखिए ये दोनों आखिर वाले क्या कहलाते हैं, इसका क्या आपने पढ़ा था, क्या एक्सट्रीम, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम का माना होता है कर्व से किनारे वाले, और इसका माना क्या होता है, मीन। मीन कहते हैं वस्तें, दरमियान वाले, मीन का माना वस्तें दरमियान वाले, और एक्सट्रीम का माना तरफेन वाले। अब ये हल कैसे हल करने के लिए देखिए आपने ये लाइन कर सकते हैं A रेशियो B, A ओवर B, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, C ओवर D। आपने देखा क्लास में हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AD बराबर है BC, AD बराबर है BC। अब देखिए अब आपने सारी चीजें देखी तो आपने किनारे वाले के साथ मल्टीप्लाई आपने देख लिया, AD और दरमियान वाले से मल्टीप्लाई B और C। डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, अगर आपने पूछा नहीं किया तो आप इसका लीजिए हल करने के लिए आगे का वो पॉइंट भी हम मानते हैं। अब सवाल है, कहता है तनासब दिया गया है 3 रेशियो, एक एग्जांपल है 3 रेशियो 15 और आपने ये मालूम करना है 60। कहता है ना मालूम रकम तलाश करें, यानी हमारे पास एक बंदा गुम हो गया है, हमने वो मालूम करना है जो ना मालूम है, जिसको कहा जाता है x। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। आपने पढ़ा होगा रूल, पहले हम निस्बत हल करते हैं, निस्बत कैसे हल करते हैं, 3 रेशियो की जगह पर और वैल 15 इसकी जगह पर इक्वल टू इस x की तरह इस रेशियो की जगह ओवर 60। मुश्किल है, अब आपने मालूम क्या करना है, x मालूम कर रहा है ना क्लास में, तो आप x को इधर ही ले लेते, इसको पूरे को उठा के ले लेते। देखें 3 ओवर 15, ये 60 है ना, इस तरह कर लिया, 60 को दोनों तरीके में उतार लो। अब इस तरह हमने x मालूम करके 60 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये रूल है, मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब हमने देखे यहाँ पर 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल बराबर है x। अब देखिए 15 1 था 15 4 था 60 4 3 था 12 बराबर है ये हाल है। और अगर आप ऐसे मासूम हैं कि आपको कोई पता नहीं कि ये कैसे हल होगा, यहां तक तो आप पहुंच गए अल्लाह करते हुए, अब आपको कहां पे आप कैसे हल करें, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। क्लास में हमने सर ने बताया था कि क्लास में मल्टीप्लाई है, तो आप देख रहे 60 को 3 से 3 मल्टीप्लाई बाय
60 इक्वल ये 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x। तेरे लिखी के फकीर जिसे कहा जाता है वो करना चाहते हैं, आप नहीं बताओ आपने कहा इस तरह क्लास में मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अब देखिए आपने इस x को अकेला करना है ना, तो इस 15 को आप क्या लेंगे इसके नीचे, जो भी x होगा जहां पर भी आप उसको अकेला करेंगे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 60 और 15 बराबर है x। मुझे नहीं पता कि 15 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, कैलकुलेटर जानते हैं ना यूं टाइप करते हैं, तो आप इसको 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 0 15 ये आ गया इक्वल बराबर x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बराबर आ गया ओवर 15 इसका। अब 180 को आप डिवाइड करें 15 के साथ, कैलकुलेटर अगर आपके पास हुआ तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, समझ आ गया, तो डिवाइड करते हुए काम बाइनरी का आसान है। ये इस तरह की नामालूम जो अफराद था जो छुप गया था, हमने उसको तलाश कर लिया है कि वो कहां पर है। अब तनासिब राज और तनासिब माकूस की उन्होंने एग्जांपल लिखी गई है, इसी जगह पर दिया जाता है ये टी शर्ट से। आप देखें एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल है, कहता है कि टी शर्ट्स की कीमत 8250 रुपए है। आप देखें शर्ट्स कितनी है, देखिए आप कितने हैं शर्ट्स कितनी है 30, आपने ऐसे लिखा और आगे कीमत कितनी है आपने लिखा रेशो कीमत कितनी है इसकी 8250। कहता है इस तरह की 80 शर्टें, कितनी शर्टें शर्ट्स कितनी हो गया 80। तो अब हमें ये बताएं कि 80 शर्टें की कीमत कितनी होगी, अब हमें कीमत मालूम करनी है। अब देखें पहले आपसे समझो इस बात को क्या है, ये क्या कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है इनवर्स है कंपाउंड है, कौन सा है आप इसको मालूम कर देंगे। हमारे पास जो कहा कि शर्ट से और कीमत दो चीजें दी गई थी, इधर देखते जाए शर्ट्स आपकी कीमत है, शर्ट्स 30 शर्टें थी उनकी कीमत थी 8250 रुपए। अब शर्ट की कीमत क्या हो गई, शर्ट का बढ़ की तादाद बढ़ गई ना शर्ट की, जब शर्ट्स की तादाद बढ़ गई तो आप समझ बुझ जाते हैं कि अगर शर्ट्स की तादाद बढ़ गई तो कीमत में भी क्या हो जाएगा इजाफा ही होगा ना। शर्ट्स की तादाद अगर कम होती तो मैं क्या था कीमत भी कमी हो जाएगी। अब शर्ट्स की तादाद यही हमने पढ़ा हुआ है, अगर एक चीज में इजाफा हो तो दूसरी में भी क्या आ जाता है इजाफा हो जाता है। तो एक में इजाफा हो दूसरी में भी इजाफा हो तो क्या उसे क्या कहते हैं, इसमें इजाफा हुआ तो इसकी कीमत में क्या हो गया इजाफा हो गया। इस अमल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डायरेक्ट यही पढ़ा है ना हमने, एक में इजाफा दूसरे में भी इजाफा। अब देखिए इजाफा हो गया इसमें, देखिए हमने ये देखा देखिए इसमें इजाफा किया ना, शर्ट्स की तादाद बढ़ गई तो कीमत की तादाद हमें पता चल गया कि वो भी बढ़ जाएगी। अब देखिए हम क्या कैसे आते हैं, पहले देखिए डायरेक्शन 30 ओवर 80 इक्वल 800 to 50, आप लिखेंगे 800 to 50 ओवर x, एक ही डायरेक्शन में लिखना। अब आप क्लास में हल करेंगे, जैसे क्लास में आप हल कर सकते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ। अब देखिए x को 30 के साथ किया तो क्या आ गया 30x, 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8250 मल्टीप्लाई बाय x। अब हमारे पास x मालूम करना है ना, तो आप इसको इधर ले x बराबर है 8250 मल्टीप्लाई बाय 80 ओवर 30, x को हमने किया था। अब देखिए ये 0 और ये 0 क्या कर सकते हैं आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर वापस डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आपके पास कुछ भी कोई भी मीन्स हो तो आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8 8 0 0 8 5 40 4 कैरी 8 2 60 60 में 4 जमा किए 22 कैरी 8 8 64 64 में 2 जमा किया 68। हमारे पास क्या आ गया 68,000 और
क्या आ गया 3 इसको आप डिवाइड कर क्या करेंगे डिवाइड कर 68,000 डिवाइडेड बाय 3 3 1 का 3 3 2 का 6 फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 2 का 6 8 में 6 निकालेंगे फिर हमारे पास आ गया 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 6 18 10 में से 8 निकालेंगे 2 या हमारे पास 4 फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 6 क्या रिपीट हो रहा है चलिए आप हल करते रहे तो ये पॉइंट में तो नहीं गया जवाब पॉइंट में तो नहीं गया आपने 318 आ गया तो आपने लिखा 0 10 में से 8 निकालेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा फिर हमारे पास 6 आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा 18 2 निकल गया फिर आप यहां पे पॉइंट लगाएंगे यहां पे क्या आ जाएगा 0 अब हमारे पास 22 का आ रहा है 6.66 कुछ आएगा तो हमारे पास जो है कि 80 शर्टों की कीमत हमारे पास क्या आ गई किया 2,22,666 रुपए अब 6 आपने आगे बढ़ाया मतलब आपको पता है क्या समझ आ गई है इसी तरह ये सवाल यहां से आपने 8,16 यहाँ पे 80 था 85 था 40 0 और 4 कैरी 8,16 में 4 जमा किया तो क्या आ जाता था 32 कैरी 8,64 था और 64 में 2 जमा करते थे 66 आता था यहाँ पे 66 आता था यहाँ पे 68 यानी हर रास्ते में जो आपने किया तो तनाज़े में माकूस इसी तरह अब आपके पास क्या आता है तनाज़े में माकूस कहता है क्या है देखें 800 मर्दों के एक फौजी दस्ते के लिए 21 दिन की खुराक का ज़ख़ीरा मालूम करें बात कितने हैं फौजी जिसे कहा जाता है फौजी वर्ग कितने हैं 800 कहता है फौजी दे 21 दिन की खुराक उनके पास जो खुराक है कितने दिन की है 21 दिन की अब दिन उनके पास कितने हैं 21 दिन जो मैंने अभी आपको मिसाल दिखाई दी कहता है बाद में 100 आदमी दस्ते से चले गए 100 आदमी दस्ते से क्या हो गए चले गए तो इसका मतलब है कि 800 में से 100 निकाल दें तो बाकी कितने रह गए 700 रह गए 100 बंदे चले गए 100 बंदे चले गए तो आपने कितने हमारे पास क्या है खुराक का यही ज़ख़ीरा बकिया फौजों के लिए कितने दिन के उनके लिए काफी है अब आपने यही पढ़ा हुआ है बात 800 थे 21 दिन में खुराक पूरी हो रही थी अब मैंने क्या किया आदमी की तादाद कम कर दी तो खुराक का दिन क्या हो जाएगा बढ़ जाएंगे ना बढ़ जाएंगे देखिए आदमी काम किए पहले वही हट्टे कट्टे फौजी जवान 800 वो थे वो खुराक 21 दिन के लिए काफी थी मैंने क्या किया कि आदमी फौजी क्या हो गए 100 दस्ते थे आपको जो बटालियन थी वो चली गई और 100 जगह बंदे चले गए तो मेरे पास वही खुराक क्या 21 दिन रहेगी या ज्यादा रहेगी देखिए आदमी की तादाद कम हुई खुराक की तादाद क्या हो गई ज्यादा हो गई सब को क्या करते हैं एक में कमी दूसरी में इजाफा इस समझ को क्या करते हैं देखिए हर क्लास में आपको अब डायरेक्शन चेंज करते हैं अब देखिए 800 ओवर 700 इक्वल अब x मेरा इधर से निकल इधर से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट में तो आप सीधा लिख देते ना इसमें आप देखिए आप लोग x ओवर 21 सिर्फ इसमें समझने की यही बात है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट हां करने का वही प्रोसीजर है देखिए यहां करते हैं ये इधर आता जाएगा इसके साथ आता जाएगा पहले आप इधर से याद कर लेते ये दो दिन ये दो दिन क्या होगा कैंसिल हो गए आप a21 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 7x तो हमारे पास क्या आ गया 21 को 8 मल्टीप्लाई बाय 8 7 इधर आ जाएगा x इसके साथ 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है 8 1 का 8 8 2 का 6
168 तो हमारे पास जवाब आ गया 168 और 7 डिवाइडेड बाय x। अब इसको डिवाइड करते हैं 7 के साथ, 7 2 14 8 6 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 7 4 28। गोया क्या हमारे पास वही पूरा कितने दिन काम कर दिया 24 दिन। गोया कि की 7 जो आगे रहे तो 24 x की कीमत हमारे पास क्या आ गई। मुश्किल है आसान है, लेकिन अगर आप घर जाके नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तनासब मरकब इसकी मिसाल जो देख लें आपकी किताब में से, ये ना हो कि कहेंगे सर आपने किताब से तो देखो बताया नहीं है। ये इसके तीनों एग्जांपल्स कहता है एक मैनेजर 20 अफराद की मदद से रोजाना 8 घंटे, कितने अफराद हैं 50, एक मैनेजर 50 अफराद। देखें अब आप ये याद रखने के बजाय आपने इस तरह से हल करने के आपने हमेशा इस तरह से हल करना है ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि बाद स्टूडेंट क्या करना शुरू कर देते हैं यार इस तरह से हल करना शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तक जो वो इंग्लिश में मैथ पढ़ा होता है तो वो जब यहाँ पे आते उर्दू में तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मैथ को इधर से स्टार्ट करें। देखें मैं जैसे लिख रहा हूँ, देखिए एक मैनेजर 50 अफराद कितने हैं 50 अफराद की मदद से क्या करता है रोजाना 8 घंटे, घंटे कितने हैं 8, देखिए मैं लिख रहा हूँ घंटे 8 काम करके 200 यूनिट पैदा करने के लिए, यूनिट कितने पैदा करता है 200 यूनिट पैदा करता है, कितने 200 यूनिट पैदा करता है। अगर 80 अफराद, आप देखें अगर 80 अफराद 80 अफराद हों और अफराद रोजाना कितने घंटे काम करें 6 घंटे काम करें तो कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं, कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं। ये आपके लिए कहां पर इस्तेमाल होगा, आपके लिए बिजली के महकमे में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक यूनिट पढ़ते हैं कि आपने 50 बंदे लगाए जो ठक काम कर रहे हैं 8 घंटे, 8 घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे 8 घंटे, कितनी यूनिट पैदा बना रहे हैं 200 यूनिट। वो लगातार कोई इधर दौड़ रहा है कोई इधर दौड़ रहा है तेजी के साथ, 8 घंटे आपने लगाए। अब आपने कहा कि मैं आदमी की तादाद को क्या कर देता हूँ बढ़ा देता हूँ, लेकिन घंटे क्या कर देता हूँ काम कर देता हूँ। क्यों, इसलिए क्योंकि वो 8 घंटे काम करने के बाद वो थक जाते हैं। आपने उनको एहसास किया, आपने कहा 80 अफराद हो गए 6 घंटे, घंटों की तादाद क्या है 6 घंटे, अगर आपने काम कर दिए तो क्या आया कि यूनिट कितनी पैदा बनाएंगे। अब यूनिट कितने बनाएंगे, आप उस यूनिट की तरफ जाएंगे। अब इस सवाल को देखिए, पहले आप देखते हैं एक क्वेश्चन से 50 अफराद कितने बना रहे यूनिट 200, और अगर 80 अफराद होते हैं तो कितनी बनाएंगे। अब आपके ज़हन में फौरन ये बात आ जाएगी कि वो ज्यादा बनाएंगे, क्या आ जाएगी ज्यादा बनाएंगे। जैसे अगर इसमें इजाफा किया तो गोया कि यूनिट्स की तादाद में भी क्या हो जाएगा इजाफा हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन बना ये हो ये दोनों सीधे। अब यहां पर आए, अब आपने कहा घंटे कितने हैं 8, देखिए आप समझ घंटे कितने 8 घंटे में कितनी यूनिट पैदा हो रही है 200। लेकिन अब दूसरे बात में आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखें अब 50 अफराद हैं, घंटे कितने थे 8, अब 80 बंदे हुए तो घंटे कितने हुए 6। लेकिन जब 80 बंदों की घंटे हम मालूम करेंगे तो 80 बंदों के जो घंटे होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो, देखिए साफ देता हूं, अगर आप कहेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे आपने निकाले 8 0 8 5 1 5 40 400 घंटे बने। और अगर आपने कहा मैं 80 बंदे रखता हूँ 6 घंटे काम करते हुए देखता हूँ कितने घंटे बनते हैं 6 0 8 48 घंटे क्या हो गए ज्यादा हो गए ना। इसका माना ये हुआ कि अफराद बढ़ गए तो
तो गेंडे भी क्या हो गए, गेंडे अभी इस तरह से तो आपको महसूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी बढ़ने की वजह से गेंडू की जो लिमिट थी वो क्या हो गई, बढ़ गई है। तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि अगर एक में इजाफा हो तो दूसरी में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर हालांकि आपको ये नजर क्या आ रहा है कि 50, अगर आप कहीं भूल जाए कि कहीं पे हमें नहीं समझ आ रही कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेकिन अब इसमें शायद को शुबे वाली बात तो आपने मालूम कर लिया। देखिए आपने कहा 400, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपने यहां से निकाल लिया, आपने तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट है, क्योंकि आदमी की तादाद बढ़ी तो गेंडू की तादाद बढ़ गई। ऐसा ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपने इसको लिख दिया। अब आप इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 50 over 80 मल्टीप्लाई बाय 8 over 6, ये दोनों इस तरह होंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 40 लगाएंगे, पावर बराबर है 200 over x, 200 over x। अब ये दोनों से 80 से मत कर दे, इसके मैंने 50 और 80 से स्टार्ट किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 80 over 50, 6 over 8, x over 200, समझ आ गई। लेकिन आपने इस तरह लिखा है, कंपाउंड फ्रैक्शन को हल करेंगे तो कंपाउंड फ्रैक्शन को हल करने के लिए ये जो इस साइड पे होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था और इसको जो आप इक्वल के बाद लिख सकते हैं। समझ आ गई है। आगे हल कैसे होते हैं देखें, ये 0 क्या हो गया, 5 8 40, 8 6 48। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 200 over x। अब वही कंडीशन बन गई जो पीछे वाली थी, वही बन गई ना, वही सूत्र याद बन गई। अब आप क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आपने कहा 40x इक्वल 200 मल्टीप्लाई बाय 48। आपने x मालूम करना तो आपने लिखा x बराबर है 200 मल्टीप्लाई बाय 48 ओवर 40। ये 0 क्या हो गए, कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20, 20 में 4 जमा किया तो क्या आता है 240। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 240। आपने कितनी यूनिट करा थी 240। समझ आ गई है। ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन में प्रोसीजर था। इसी तरह आगे है क्या, ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो गई है, यस सर। अरे क्वेश्चन नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 और 16 तक आपने सवालात को क्या करना है, निकालना है। बल्कि आप 14 तक निकाल लें, कहाँ तक 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप सवाल निकाल लें और जो 15 16 17 18 है इसको आप ले लें।